हेलो साइको ड्रीमर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले एक कोट से शुरुआत करते हैं। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तो प्लीज चूज वाइजली कि आप किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। अब देख सकते हो इन सारी इमेजेस में आपको दिखेगा कि कम से कम 2 या उससे ज़्यादा लोग हैं। तो एक ग्रुप वो होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग जहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं आपस में, उसे हम ग्रुप बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में। अब देखते हैं ज़रा इसकी डेफिनेशन क्या है। A group may be defined as an organized system of 2 or more individuals who are interacting and interdependent, who have common motives, have a set of role relationships among members, and have norms that regulate the behavior of its members. जो बोल्ड में लिखा हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अगर आप साथ में देखोगे तो उनको याद रखोगे, बाकी चीज़ें आप फिलर्स हैं, फिल करके आराम से सेंटेंस बना लोगे। तो जो बोल्ड में लिखा हुआ है उसको समझो और आपको समझ में आ जाएगा। एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। जो लोग होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और कॉमन मोटिव्स होते हैं दोनों के ग्रुप में रहने के लिए। कोई ना कोई 2 या जितने भी लोग हैं उनके मोटिव्स कॉमन होते हैं, एक ही एजेंडा, एक ही मोटिव होता है सबका। और सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप्स होती है कि इस इंसान को ये काम करना है, इस इंसान को ये काम करना है, इसका ये रोल है, इसका ये रोल है। जैसे फैमिली में होता है, पेरेंट्स का काम होता है देखभाल करना और प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा, और बच्चों का काम होता है हेल्प करना और बाकी सारी चीज़ें जो भी अपना काम अच्छे से करना, पढ़ाई करना और हेल्प करना पेरेंट्स को, जो भी काम है उनमें। तो इस तरह से जो भी ग्रुप्स होते हैं उनमें रोल रिलेशनशिप्स होती हैं और नॉर्म्स होती हैं कि ये चीज़ की जा सकती है और ये चीज़ नहीं की जा सकती। जैसे पापा से ऊंची आवाज़ में, मम्मा से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जा सकती। तो ये कहा नहीं जाता, कहीं लिखा नहीं होता, लेकिन आप मानते हो दैट दे आर नॉर्म्स। तो ये एक ग्रुप की डेफिनेशन है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ग्रुप्स की। सोशल यूनिट होती है ग्रुप। जो ग्रुप है वो एक सोशल यूनिट है जो कि कंसिस्ट करती है 2 या 2 से ज़्यादा लोग। जैसे कि आपका स्टडी ग्रुप हो सकता है, आपका गॉसिप ग्रुप हो सकता है, क्लासमेट्स हो सकते हैं, सभी ग्रुप की तरह से। ग्रुप के मोटिव्स और गोल्स कॉमन होते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप में आपका सबका एक ही मोटिव होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और अच्छे से प्रोजेक्ट बनाना है। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंट होते हैं ग्रुप्स। जैसे कि फुटबॉल या बास्केटबॉल टीम जो होती है उसमें क्या होता है कि एक ने अगर गलती की तो पूरी टीम भुगतेगी। तो आपस में डिपेंड कर रहे हैं सभी एक दूसरे पर। सेटिस्फाई अ नीड विद जॉइंट एसोसिएशन। जो ग्रुप में लोग होते हैं वो नीड को जॉइंट एसोसिएशन के थ्रू सेटिस्फाई करते हैं। कोई ना कोई नीड होती है जिसको फुलफिल कर रहे होते हैं, सेटिस्फाई कर रहे होते हैं वो सभी मिलकर। जैसे कि बिजनेस पार्टनर्स। गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। जो ग्रुप है वहाँ पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं होते हैं। जैसे कि वेडिंग फंक्शन पार्टी में भी जो लोग होते हैं उसको हम देख सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक ही मोटिव के लिए आए होते हैं सारे के सारे, तो इसलिए फिर हम उसको ग्रुप बोलते हैं वहाँ। अब नॉर्म्स फॉलो की जाती हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स में, हम ये देख रहे हैं आगे कि ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक ये भी होती है कि नॉर्म्स को फॉलो करना होता है सभी को, जैसे कि आईपीएल टीम में। नेक्स्ट है, अब ये तो हो गया ग्रुप की बात, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब और भी तो तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, और भी तरह से लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ होते हैं, जुटते हैं एक जगह पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे कलेक्शन ऑफ पीपल को ग्रुप ही कहा जाए। तो क्या कहते हैं उसके अलावा, ग्रुप के अलावा, वो हम देखते हैं। पहला है क्राउड। आपने सुना होगा क्राउड। क्राउड क्या होता है, भीड़ भाड़ होती है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं सिचुएशन पे बाय चांस। कोई पर्टिकुलर उनका कोई मोटिव नहीं होता है, वो बाय चांस एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं होता है आपस में, कोई भी कभी भी जा सकता है, कोई भी कभी भी आ सकता है। जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे जहाँ पे सेल लगी हुई है वहाँ पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर सभी खरीदारी करने के लिए आए हैं, लेकिन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं है वो लोग। आगे नेक्स्ट है टीम्स। टीम भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, लेकिन ग्रुप से थोड़ी अलग है ये, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टीम और ग्रुप में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ चुका है, आ सकता है आगे भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीम्स एंड ग्रुप्स। तो टीम में क्या होता है, मेंबर्स ऑफ टीम जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती है उनके पास में, और कमिटेड होते हैं एक पर्टिकुलर गोल को लेकर। जैसे कि टीम को जिताना है, कोई बास्केटबॉल टीम, फुटबॉल टीम, कुछ भी टीम है, स्पोर्ट्स टीम है, तो उसमें सभी एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। सबकी स्किल्स, जैसे एक है जो गोल कीपिंग में ज़्यादा अच्छा है और एक है जो कि गोल करने में ज़्यादा अच्छा है, तो सभी जो उनकी जो स्किल्स होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, पूरक होती है एक दूसरे की, और सब मिलकर जब काम करते हैं तो टीम को गोल तक पहुंचाया जा सकता है, गोल मिल सकता है। मेंबर्स म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं एक्टिविटीज़ के लिए। एक की गलती होगी तो पूरी टीम को कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भुगतने पड़ते हैं। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है। क्या है इसमें, असेंबल होते हैं ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए,
ये जनरली पैसिव होती है, ऑडियंस जनरली कुछ कर नहीं रही होती, सिर्फ सुनने के लिए या फिर देखने के लिए, कुछ एक्टिवली ना करते हुए बस वहाँ पर मौजूद होते हैं और ये विटनेस कर रहे होते हैं किसी भी एक परफॉर्मेंस या किसी चीज़ को। तो ऑडियंस जो है, जैसे क्रिकेट मैच या मूवी में ऑडियंस हो सकती है, वहाँ पर वो सिर्फ बैठकर देख रहे होते हैं, क्रिकेट मैच भी और मूवी भी। अनकंट्रोलेबल ऑडियंस जब हो जाती है तो उसे बोलते हैं मॉब। ऑडियंस है लेकिन अब वो अनकंट्रोलेबल है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो वो मॉब बन जाती है। एक्सट्रीमनेस इन इमोशन होता है मॉब में। बहुत गुस्से में हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मॉब लिंचिंग एक वर्ड होता है कि भीड़ भाड़ जो है, बहुत सारे झुंड ने मिलकर किसी इंसान की हत्या कर दी। तो वो ग्रुप थिंक की वजह से होता है कि वो लोग अपने हिसाब से नहीं सोचते, वो एक ग्रुप की तरह सोच रहे होते हैं। सो ऑल ऑफ दैट। सो एक्सट्रीमनेस इन इमोशंस। पोलराइजेशन होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि या तो वो बहुत गुस्से में हो सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा किसी भी एक इंसान को लेकर ग्रुप थिंक के हिसाब से कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे तो बाकी लोग भी क्योंकि उस झुंड का हिस्सा थे तो उन लोगों ने भी उसी तरीके से सोचना शुरू कर दिया और उसको मानना शुरू कर दिया। पोलराइजेशन होता है, एक पोल पर शिफ्ट हो जाते हैं उनके व्यूज़ और उनके एटीट्यूड्स। तो वो एक पोल पर आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग, पोल पर मतलब उनके व्यूज़ और एटीट्यूड्स उनके एक पोल पर आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं। या तो बहुत खुश भी हो सकते हैं और बहुत दुखी भी हो सकते, मतलब बहुत गुस्से में भी हो सकते हैं। देन अटेंशंस एंड एक्शंस इन सेम डायरेक्शंस। उनके जो अटेंशंस है और उनके जो एक्शंस होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। होमोजेनिटी होती है थॉट और बिहेवियर में, और इम्पल्सिव होती है। जो मॉब होती है वो इम्पल्सिव होती है। नेक्स्ट, अब जैसे हमने डिस्कस किया था ग्रुप और टीम में डिफरेंस क्या है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स। क्यों ग्रुप ज्वाइन करते हैं लोग? सिक्योरिटी के लिए, स्टेटस के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, गोल अचीवमेंट के लिए। ग्रुप से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, उनको मिलती है, इसलिए वो ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? प्रॉक्सिमिटी इंपॉर्टेंट है, सिमिलैरिटी इंपॉर्टेंट है, और कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स इंपॉर्टेंट है। कि प्रॉक्सिमिटी यानी कि पास पास होने चाहिए, लोग आस पास होने चाहिए, तभी वो ग्रुप बना सकते हैं। दूर से एक दूसरे अलग अलग देशों में बैठकर तो ग्रुप नहीं बन सकता। सिमिलैरिटी, उनमें आपस में कुछ ना कुछ सिमिलर होना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रेट्स, उनके इंटरेस्ट्स, उनके बिहेवियर्स कुछ ना कुछ सिमिलर होना चाहिए तो ग्रुप बनेगा। और उनके जो मोटिव्स और गोल्स हैं वो कॉमन होने चाहिए। अब देखते हैं स्टेजेस क्या है ग्रुप फॉर्मेशन की। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये अक्सर आता है एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेजेस हैं। और इनकी स्टेजेस जो है इनका सीक्वेंस यही रहना चाहिए। इनका सीक्वेंस कई बार आपको पूछ लेते हैं कि ये स्टेज पर है, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, या फिर ये स्टेज है, ब्लैंक बीच में छोड़ देंगे कि बीच में स्टेज कौन सी वाली रह जाएगी। तो आपको ये सीक्वेंस में ही याद रहना चाहिए, सीक्वेंस के बिना याद रखोगे भी तो गड़बड़ हो जाएगी। पहला होता है ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेज में फॉर्मिंग, कि ग्रुप फॉर्म हो रहा होता है, मतलब कि लोग इकट्ठे होते हैं, एक जगह आते हैं और फॉर्म करते हैं ग्रुप को कि हमें कुछ सपोज वो कोई एक टास्क करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, उसके लिए वो ग्रुप इकट्ठा होता है, मिलते हैं, बनते हैं। पर फिर जब साथ में आते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी तो होते हैं लोगों के बीच में, तो उसकी वजह से स्टॉर्मिंग होती है, यानी कि थोड़ा बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से, जिसे हम बोलते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज। पर फिर क्योंकि ग्रुप तो बनाकर रखना ही है और हमें अपना काम भी, एक टास्क भी पूरा करना है, तो फिर कुछ नॉर्म सेट किए जाते हैं कि ठीक है तुम ये काम करो, मैं ये काम करूँगा, या हम ये काम करेंगे, और इस तरह से अपने ग्रुप को का जो हमारा गोल है, जो मोटिव है, उसको हम अकम्प्लिश करेंगे, अचीव करेंगे। और फिर नॉर्म्स बनाने के बाद में फिर परफॉर्मिंग होती है, परफॉर्म करते हैं अपना जो भी टास्क, जो भी डिसाइड किया था, जिस तरह से हमें बिहेव करना था, वो सब करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और फिर जब गोल अचीव हो जाता है, जैसे कि आप लास्ट इमेज में देख सकते हो, उसके बाद होती है एडजर्निंग। एडजर्निंग यानी कि सब लोग फिर आप वापस अपनी अपनी जगह पे लौट जाते हैं, ग्रुप को अलग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है ग्रुप को। अब देखो जरा ग्रुप के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। रोल्स इंपॉर्टेंट हैं, ग्रुप में रोल्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, स्टेटस होता है और कोहेसिवनेस होती है। सभी लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। अब ग्रुप थिंक जो चीज़ है, ग्रुप थिंक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही बहुत एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको समझना एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है और रियल लाइफ में भी समझना ज़रूरी है। कि कई बार हम सभी इस में पड़ जाते हैं कि ग्रुप थिंक करने की वजह से सही डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते। इस ग्रुप थिंक की वजह से आप वाइट हाउस तक में भी कई गलत डिसीजंस लिए गए हैं, और रियल लाइफ में बाहर की डेली नॉर्मल लोग तो फिर लेते ही रहते हैं,
बहुत बार होता है। तो क्या है ग्रुप थिंक? ये टेंडेंसी होती है ग्रुप्स की, वो हार्मनी में सोचते हैं कि अगर हम ग्रुप का हिस्सा हैं तो जो मेरा ग्रुप जो सोच रहा है वही मुझे सोचना है। भले ही दिमाग में इंडिविजुअली कुछ और आपके मन में आ रहा है, लेकिन आप जैसे इस इमेज में देखिए क्या लिखा हुआ है। जो बॉस है उसने बोला, सो वी ऑल अग्री इट्स द ओनली वे। हम सभी मान रहे हैं कि यही एक रास्ता है सिर्फ। अब बाकी जो लोग बैठे हुए हैं ज़रा ध्यान से देखो कि उन्होंने जो बॉक्सेस में लिखा है वो उन्होंने कहा है, लेकिन जो उसके ऊपर लिखा है बॉक्स के ऊपर वो सोच रहे हैं। पहला इंसान सोच रहा है मे बी इट इज़ राइट, वो सोच रहा है कि ये हो सकता है कि सही हो, लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन बॉस तो कह रहे हैं दिस इज़ द ओनली वे, लेकिन फिर वो बोलता है ठीक है लेट्स डू इट। दूसरा सोचता है कि आई लाइक द अदर वे, मुझे तो दूसरा वाला रास्ता ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन क्योंकि बॉस ने बोला है कि यही एक इकलौता रास्ता है तो फिर ठीक है श्योर। तीसरा सोचता है कि क्या ये 100% लीगल भी है, बट फिर बोलता है कि आई गेस ठीक है। फिर अगला सोचता है कि ये तो इट्स वे पास्ट लंच, बट फिर वो भी बोल देता है ठीक है डन ओके। नेक्स्ट फिर सोचता है कि अच्छा सिर्फ मैं ही बचाऊं जिसने कुछ नहीं बोला, या फिर जो कुछ और सोच रहा हूँ, ठीक है फिर मैं भी ओके बोल देता हूँ। तो इस तरह से ग्रुप थिंक होती है और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर एक इंसान भी थोड़ा सा हिम्मत करके अपना पॉइंट बोलेगा तो हो सकता है चेंजेस आए, बाकी लोग भी अपने पॉइंट बोल पाएँ। लेकिन लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ग्रुप थिंक क्यों होता है? क्योंकि लोगों को डर होता है कि हमें ग्रुप से अलग कर दिया जाएगा, हम ग्रुप का पार्ट नहीं रह पाएंगे, और जो लोग ग्रुप में हैं सभी ग्रुप का पार्ट बने रहना चाहते हैं। इसीलिए ग्रुप थिंक होता है और डिसीजंस इस तरह से लिए जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या क्या हैं? पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, दूसरा टाइप है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, और तीसरा है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप और आउट ग्रुप हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप को वीडियो मिल जाएगी, मैं लिंक डाल दूंगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर लेना। चैप्टर नंबर 6, तो उसमें इन ग्रुप और आउट ग्रुप पढ़ा हुआ है। फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स हो सकते हैं। फॉर्मल आपके जो कनेक्शंस हैं बाहर उनके बीच में, और इनफॉर्मल ग्रुप्स आपके फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में जो ग्रुप्स हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप्स वो होते हैं जिनका आप ऑलरेडी हिस्सा हो, जिन्हें आपने चुना नहीं है, और सेकेंडरी ग्रुप्स वो हैं जिन्हें आप खुद चूज करते हो कि मुझे इस ग्रुप का हिस्सा रहना है और इस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहना है। जैसे आपकी फैमिली जो है वो आपका प्राइमरी ग्रुप है, यू कैन नॉट चूज योर फैमिली, बट सेकेंडरी ग्रुप से आपके फ्रेंड्स जो हो सकते हैं वो सेकेंडरी ग्रुप में आ सकते हैं, आप उनको खुद चूज करते हो। नेक्स्ट कम्स इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर पर क्या इन्फ्लुएंस होता है ग्रुप का? सोशल लोफिंग, ग्रुप पोलराइजेशन। अब देखिए जरा इसे ध्यान से इमेज को। सोशल लोफिंग ये क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमिना है, समझोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लोग जा रहे हैं और सभी ने एक हाथ में बड़ा सा टास्क पकड़ा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है टीम वर्क, यानी कि टीम वर्क करना है। सोशल लोफिंग तभी होती है जब टीम वर्क पूरा होता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, कोई ग्रुप टास्क मिलता है क्लास में भी, तो 5 लोगों का अगर ग्रुप है या 10 लोगों का अगर ग्रुप है, तो उनमें से 10 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि सोच लेते हैं कि ठीक है वो लोग वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, मेरा क्या ही काम है, मैं नहीं भी करूँगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस इमेज में आप देख सकते हो कि 2 लोग हैं जो जेब में हाथ डाल के चल रहे हैं और बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, उठा रहे हैं वज़न को, और उन 2 लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा, किसी को क्या ही पता चलेगा कि मैंने किया या नहीं किया, इतने सारे लोग तो कर रहे हैं, मेरे ना करने से क्या हो जाएगा। दिस इज सोशल लोफिंग, कि सोसाइटी में सोशल आप कुछ एक गैदरिंग में हो जहाँ पर आपको टास्क मिला हुआ है, ग्रुप में हो आप, और उस टास्क को उस ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए आप अपना पार्ट, अपना जो रोल है उसको प्ले नहीं कर रहे हो, उसको काम पूरा नहीं कर रहे हो, अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो, दैट इज सोशल लोफिंग। नेक्स्ट फिर होता है ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है कि जो इंडिविजुअल लोगों के जो व्यूज़ होते हैं, एवरेज लेते हैं कि अलग अलग लोगों से पूछा और उसका उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ था, और हमने सबसे एक चीज़ के बारे में, सपोज फेमिनिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया और पूछा उन लोगों से, तो हमने देखा कि डिस्कशन से पहले ग्रुप का एवरेज आया, जो उनके रिजल्ट्स थे वो कुछ नेगेटिव की तरफ थे किसी पॉइंट को लेकर कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट बीच में थे। आप देख सकते हैं कि मिडिल पॉइंट से राइट में भी कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव में भी जा रहे हैं, लेकिन जब आपस में उनको डिस्कस करने दिया कि ठीक है आप डिस्कस कर लो आपस में, उसके बाद बताना, तो आप देखोगे कि एकदम एक्सट्रीम पर शिफ्ट हो गया पूरा ग्रुप का जो एवरेज है वो सब लोग ऑलमोस्ट सारे के सारे एक ही व्यू पॉइंट पर आ गए और पोल पर आ गए एक। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, कि एक पोल पर उनके जो व्यूज ओपिनियंस है वो शिफ्ट हो जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव की साइड में थे, लेकिन फिर भी न्यूट्रल ही थे, न्यूट्रल में ज़्यादा थे, बट आफ्टर ग्रुप डिस्कशन वो पूरे के पूरे पॉजिटिव साइड में आ गए किसी एक टॉपिक को लेकर। दिस इज ग्रुप पोलराइजेशन। नेक्स्ट है बैंडवैगन इफेक्ट, व्हेन पीपल डू समथिंग प्राइमरीली बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग इट।
अब आप भी ऐसा करते होगे तो आप ध्यान रखो कि बैंडवैगन इफेक्ट है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजी है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो और कंट्रोल करना इज ज़्यादा बेटर। ओके, दिस इज इट। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। कंग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 7 ऑल्सो। तो जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर दो। कमेंट करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम है या क्या अच्छा लगा। कोई भी डाउट्स होते तो पूछ सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।